एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन इससे पहले आप खबरें सुन रहे होंगे और खबरों में आपने ये अच्छी खबर जरूर सुनी होगी कि ग्लोबल फायर पावर की 2021 की जो रिपोर्ट है उसमें यकीनन एक दफा फिर पाक अफवाज की धाक पूरी दुनिया भर में बैठ चुकी है। आप देख सकते हैं कि ग्लोबल रैंकिंग की इस दौर में पाकिस्तान की अफवाज का, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का नंबर और उसकी रैंकिंग 10 आया है और इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है। बट अच्छी बात यह है कि पिछले कई सालों की रैंकिंग को अगर देखा जाए तो वी जम्प्ड अबाउट 5 पोजीशंस अप, और ये अगर बाकी जितनी भी अफवाज हैं जो इस रेस में हैं, पूरी अक़वाम आलम को देखा जाए तो किसी की भी इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं रही है। और यकीनन ये जो फायर पावर है ना, ये हमें अपनी जिंदगियों में भी चाहिए होती है। इसके बारे में बात करते हैं और किस तरह आज की दुनिया में जहां अनसर्टेनिटी है, किसको आप अपना दुश्मन गर्दानते हैं और दुश्मन से कैसे निबर्द आजमा होते हैं, इससे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज, पाकिस्तान का फखर। दुनिया के 10 ताकतवर तरीन अस्करी मुमालिक की सफ में पाक फौज का शुमार। ये ज़मीन पर्वत दश्तो दरिया हो, धरती हर धड़कन। कोरोना ने जहां दुनिया के हर मुल्क की कमर तोड़ कर रख दी, मुआशी और अस्करी कुव्वतों को जंग लगा, वहीं हर घड़ी तैयार कामरान रहने वालों ने साबित कर दिया, आफत कोई भी हो, बहरान कैसा भी हो, पाक फौज का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे हो हालात शाहमार है हम। आज पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी अस्करी कुव्वत में इजाफा हुआ। ग्लोबल फायर पावर की साल 2021 के लिए बनाई गई फहरिस्त में पाकिस्तान की 5 दर्जे बेहतरी हुई है। 138 मुमालिक की आलमी रैंकिंग में पाक फौज 10वें नंबर पर आ गई। कम बजट, कम अनफरादी कुव्वत, कलील वसाइल, दहशतगर्दी और मुआशी चैलेंजेस के बावजूद सलाहियतों और कारकर्दगी की बुनियाद पर पाक फौज ने दुनिया के कई मुमालिक की फौज को पीछे ही नहीं, बहुत पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, यकीनन हमारा दिफा भी नाकाबिले तस्खीर है और हमें अपने बहादुर मुहाफिजों पे बेइंतहा फख्र है। जब हम बात करते हैं कलील वसाइल की, ये बात यहाँ पे काबिले गौर है कि जिस तरह के हमारा मानना है कि जंगे हौसलों से लड़ी जाती हैं, यकीनन हमारे असलहा, हमारे मिसाइल, हमारी अस्करी कुव्वत इसमें बहुत अहमियत रखती है। लेकिन पाकिस्तानी अफवाज को जो चीज़ दुनिया भर में मुनफरद बनाती है वो हमारा अज़्म और हौसला है। जिस तरह हमारे बहादुर जवान अपने मुल्क पर, अपनी सरजमीन पर मर मिटने के लिए हर लम्हा, हर लहजा तैयार रहते हैं, इसका पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं मिलता। और हमारे लिए यही एक महाज नहीं है। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ मसाइल की, चैलेंजेस की, चाहे वो बैरूनी मसाइल हों, अंदरूनी मसाइल हों, तो उसमें पाक अफवाज ने अपना बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। जहां हेल्थ की बात हम करें, जहां हम एजुकेशन की बात करें, यही वो चीज़ है जो इनकी अहमियत को और इनकी इज्जत को हमारे माशरे में इस कदर बढ़ाती है कि यकीनन जब भी पाक अफवाज का नाम आता है तो दिल खुशी से झूम उठता है और यकीनन हम उन पे फख्र करते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, और आपको ये भी बताते चलें कि हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, और साल 2020 ने हमें यकीनन सिखाया कि हमारी हेल्थ केयर हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। पूरी दुनिया में इस वक्त सवाल यही है कि किस तरह हेल्थ केयर वर्कर्स को, पैरामेडिक्स को ज्यादा से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो दुनिया का तेजी से बढ़ता हुआ, बड़ा होता हुआ शहर कराची, यहाँ पे भी सेहत की जो सहूलियात हैं वो नाकाफी हैं। और यकीनन ये बात मेरे लिए बायस फख्र है कि एक ऐसा इदारा जिसकी हाल ही में मैं एम्बेसडर भी हूँ, उन्होंने यकीनन अपने एक्सपेंशन की तरफ जोर दिया है। इसके बारे में हम बात करते हैं और आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी
जी जनाब, वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता रही थी कि जिस तरह हम हर मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी यानी सबसे तेजी से जिसकी आबादी बढ़ रही है वो है शहर कराची। और शहर कराची में सेहत की सहूलियात को आम करने के लिए एक दफा फिर एक ऐसा इदारा जिसकी मैं पर्सनली भी आई एम देयर एज एन एम्बेसडर, और मुझे इस बात पर बड़े फख्र महसूस होता है कि जिस तरह ये एक कंपैशनेट इदारा है। मैं बात कर रही हूँ इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सिस्टम की, और यकीनन हमारे सबके लिए ये बहुत खुशी की बात है। आई वाज रिसेंटली देयर और मैंने देखा कि इनकी जो नई साइट है, जो एक्सपेंशन वाली जहां पे हो रही है, वो तकरीबन बड़ी तेजी से इन मराहिल को कंप्लीट कर रही है। 2 साल के बाद ये नया जो साइट है ये कंप्लीट होगी और इसमें तकरीबन 1350 बेड्स की सहूलत वो लेके आ रहे हैं, जिसमें तमाम ही मरीजों का बिल्कुल मुफ्त डिग्निटी के साथ इलाज होगा। आइए आपको मैं अपनी विजिट में अपने साथ लिए चलती हूँ, बिकॉज इस तरह के जो मोमेंट्स होते हैं दे डेफिनेटली क्रिएट अ मेमोरी। लेट्स टेक अ लुक। सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, रिसर्चर और आज पाकिस्तान की होस्ट सिद्रा इकबाल, जो बनी है इंडस अस्पताल की यूथ एम्बेसडर। शहरियों का मुफ्त इलाज करने वाला मारूफ अस्पताल इंडस, जिनके ख्वाब अब हकीकत बन रहे हैं। इसी हवाले से सिद्रा ने इंडस अस्पताल का दौरा किया और वहां होने वाले तरक्कियाती कामों को भी देखा। 12 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल अस्पताल और 13 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल यूनिवर्सिटी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। इंडस अस्पताल की बतौर यूथ एम्बेसडर सिद्रा इकबाल ने फंड रेजिंग के लिए भी अपील की। जी जनाब, वंस अगेन इसमें बहुत लागत भी आती है और मेरी एक दफ़ा फिर तमाम देखने वालों से अपील होगी कि इस कार्य खैर में दिल खोल कर आप अपना हिस्सा डालें। पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलांथ्रोपी के मुताबिक अगर हम देखें तो अरबों के अमाउंट में हमारी हर साल हम कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं। 240 अरब रुपए की मालियत इसकी लगाई गई है, जिसमें से 33% हम मुख्तलिफ अस्पतालों में डोनेट करते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ मार्जिन स्टिल लेफ्ट। अगर इस तरह के क्रेडिबल इदारों को आप आके सपोर्ट करेंगे, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज लाइव्स फॉर द बेटर। अब हेल्थ के बाद जरा बात कर लेते हैं एजुकेशन की। क्या इंटरेस्टिंग लगा, आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, टॉप ट्रेंड्स में मेरा नाम भी ट्वीट कर रहा था साथ साथ और मेरा हैशटैग चल रहा था। और इसकी वजह ये थी कि मैंने आप सबसे पूछा कि क्या स्टूडेंट्स को जो एग्जाम्स का इंदिया दिया गया है उसको फिजिकली एग्जाम्स को करना चाहिए या उनको ऑनलाइन होना चाहिए। और सबसे पहले इसके बारे में मैंने सुना और देखा शहजाद यूनुस साहब को बात करते हुए, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं, बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज नॉट इन द कंट्री बट थैंक यू सो मच शहजाद फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। और इन्होंने हैशटैग स्टूडेंट्स वांट एग्जाम को शुरू किया, फिर एक पोल भी देखा और इनके पास मजीद भी अपडेट्स हैं। इनसे जानते हैं, क्योंकि ये बड़ा एक अहम हिस्सा भी रहे हैं पीटीआई की कोर टीम का। तो लेट्स सी अगर इनकी भी सुनवाई होती है और इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या सोच रही है। सो लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन विद हिम। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद, थैंक यू वेरी मच फॉर रेजिंग दिस इशू। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आपको वाहिद वॉइस अपनी करार दिया है, मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे। और अभी हम जब ऑफलाइन गुफ्तगू कर रहे थे, आपने कहा कि 3 से 5 हजार स्टूडेंट्स ऑल ओवर पाकिस्तान वर ट्वीटिंग, जब हम ये बात कर रहे थे पिछले कई घंटों में ऑनलाइन। इसकी वजह क्या बनी, एक्चुअल इशू क्या है, व्हाई आर स्टूडेंट्स नॉट हैप्पी विद द फिजिकल एग्जामिनेशन? बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपने इस इशू को हाईलाइट किया। तो जैसा कि आपने कल देखा था ट्विटर पे कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी रेजिस्ट कर रहे हैं कि उनको अचानक ही ये कहा गया है कि उनको ऑन कैंपस आके पेपर्स देने पड़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट कोविड चल रहा है, तो 1 साल से जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, पहले इन्होंने फैसला किया कि इन्होंने तमाम एजुकेशन है जो ऑनलाइन चली जाएगी। आपको अच्छी तरह पता है कि हमारे मुल्क में कभी ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट नहीं था। कुछ यूनिवर्सिटी थी जिस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी है या अल्लामा इकबाल है, वो ऑनलाइन तरबियत देती थी। तो ये एक यूनिवर्सिटीज़ के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी पहला एक एक्सपीरियंस था और अप्स एंड डाउन्स आते रहे, स्टूडेंट्स के कनेक्टिविटी इशू था। और आखिरकार जब हमारे तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ एडजस्ट कर चुके थे, उनके तमाम जो
मिड जो सेमेस्टर्स के जो एग्जाम्स थे वो भी ऑनलाइन लिए गए, उसके बाद उनके जितने भी असाइनमेंट्स थी ऑनलाइन की गई, उनको प्रैक्टिकल तक ऑनलाइन करवाया गया। और अचानक अब जब वो मेंटली तैयार थे कि अब जिस तरह उनको ऑनलाइन पढ़ाया गया, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि उनको रिकॉर्डेड किस्म के और यूट्यूब के जो हैं वो लेक्चर्स दिए गए। और आपको भी पता है कि ऑनलाइन और जो फिजिकल क्लासेस होती हैं उनका वो मुतबादल नहीं होती। शहजाद, इसमें जो मैं समझ पाई हूँ, जितनी मैंने ट्वीट्स पढ़ी जिसमें आप भी टैग थे, मैं भी टैग थी, बात ये की जा रही है कि स्टूडेंट्स आर नॉट आस्किंग के, जिस तरह के शफकत साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि इस दफा बगैर एग्जाम्स के कोई प्रमोट नहीं होगा, तो ये बगैर एग्जाम्स के प्रमोशन नहीं मांग रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस सेमेस्टर के लिए उनका मानना यह है कि उनको ऑनलाइन एग्जाम दिया जाए। अब सवाल इसमें एक और जो पैदा होता है, मैं जानना चाहती थी, जैसे आपने कनेक्टिविटी इश्यूज का इशारा दिया, गैलप के कई सर्वेज ये पॉइंट आउट करते हैं कि स्टूडेंट्स इस बात से काफी खाइफ हैं कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको नहीं मिल रही थी ऑनलाइन लर्निंग में, ऑनलाइन क्लासेस में। खुसूसन यहाँ पे बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स की, तो वहां पे अगर ये एग्जाम्स ऑनलाइन लिए जाते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, उनके ग्रेड्स कनेक्टिविटी की वजह से दोबारा एक दफा इम्पैक्ट होंगे? देखिए, कनेक्टिविटी का इशू तो ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में ही रहा, लेकिन अगर आप जो बेसिक जो स्टूडेंट्स, जो मैंने उनसे बात भी की है, उन्होंने मुझे मैसेज भी किए हैं और मैंने डीपली इसको स्टडी किया है, जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि उनकी मेंटली या उनकी जितनी क्लासेस हुई हैं पूरे साल में वो ऑनलाइन हुई हैं और वो ऑनलाइन के लिए तैयार थे। अब अचानक उनके ऊपर एक ये बम फाड़ा गया है कि जी अचानक आप आके फिजिकल जाके टेस्ट दें, तो आपको पता है कि वो फिजिकल के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट जो वैलिड, मैंने टीचर से भी बात की है, मैंने जो हैं जितने चांसलर्स, वाइस चांसलर्स मेरे दोस्त हैं यूनिवर्सिटीज के, उनसे मैंने कल बात की थी, तो उनके पास एक ही वैलिड आर्गूमेंट है, उनके पास ये गैलप सर्वे का आर्गूमेंट नहीं था। वो ये कह रहे थे कि चूंकि जो ऑनलाइन है उसमें चीटिंग हो सकती है, तो इस वजह से जो है स्टूडेंट्स ये जोर लगा रहे हैं कि ऑनलाइन हो जाए। और मैं इस पर सिर्फ मुस्कुराया और उनको मैंने कहा कि आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन हो कि जो यूरोप में इस वक्त जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं वो कोई चीटिंग का कंसेप्ट नहीं है। और ऑनलाइन में अगर आप एक क्वेश्चन जो एग्जाम होता है उसका स्टैंडर्ड ये होता है कि वो आपसे सवाल करते हैं और आपको 1 मिनट में या कुछ टाइम पीरियड उसमें होता है कि इसमें आंसर देना है। अगर आपको नहीं आता एज ए स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मुझे कोई चीज नहीं आती और मेरे सामने आप बुक भी रख दें और कोई क्वेश्चन करें, तो मुझे उस बुक को अगर नहीं पता तो मुझे ढूंढने में टाइम लगेगा और उतनी देर में उस क्वेश्चन का टाइम आउट हो जाता है। तो ये और इसके अलावा भी आप देखें कि कई स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो हमारे स्टूडेंट्स जिसमें अपेयर करते हैं, अगर उन्होंने बाहर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना हो, जिसमें IELTS शामिल है, जिसमें टोफल शामिल है, जिसमें आप SATs की बात करते हैं, ये सब स्टैंडर्डाइज और ऑनलाइन ही लिए जाते हैं। लेकिन एक और बड़ा अहम इशू, शहजाद, उसकी तरफ आपकी तवज्जो चाहूंगी और थोड़ा सा आपको प्रोब भी करना चाहूंगी। कुछ अंदाजों के मुताबिक अगर पाकिस्तान की टोटल स्टूडेंट बॉडी को देखा जाए तो सिर्फ 2% के पास ऑनलाइन की कनेक्टिविटी की गुंजाइश मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा हर्डल पॉसिबली बन सकता है। आपके पास क्या नंबर्स हैं? क्या तमाम तर स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स में अपेयर होंगे उनमें से कितने परसेंटेज के पास ऑनलाइन कनेक्टिविटी की और ऑनलाइन एग्जाम में बैठने की सहूलत मैसर है? अभी तक जो मैंने पिछले 48 घंटे में जो मेरी अपनी रिसर्च है, या अभी हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए हैं, स्टूडेंट्स क्योंकि राब्ता कर रहे हैं, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं उसमें हर यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट पाकिस्तान का जो मैंने रिप्रेजेंटेटिव उनमें से उनको एड्स किया हुआ है। तो अभी तक तो कोई ऐसा मेरे लिए कोई ऐसा उन्होंने मुझे ये कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं दिया कि उनके पास ऑनलाइन एक्सेस नहीं है और ऑनलाइन कनेक्टिविटी नहीं है। सबसे बड़ा जो मसला जो अरबाब इख्तियार है उनको ये समझना है कि स्टूडेंट क्यों एहतजाज कर रहे हैं कि उन्होंने ऑन कैंपस नहीं जाना। सबसे पहला इशू ये है कि एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि कोविड की सेकंड वेव आ गई है और हमें एहतियात करना चाहिए, तो क्या इस बात की गारंटी है कि ये जो स्टूडेंट्स जो कैंपस पे जाएंगे तमाम स्टूडेंट्स के क्या टेस्ट लिए जाएंगे, या वो टीचर्स हैं क्या वो कोविड के पेशेंट्स नहीं हो सकते? अगर वो इनमें से इन हजारों लोगों में से अगर ये कैंपस पे जाते हैं और अगर कोई कोविड के पेशेंट होते हैं और इसके बाद ये अगर ये लहर बढ़ती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? दूसरा क्वेश्चन सबसे बड़ा जो उनके स्टूडेंट्स के माइंड में है वो ये है कि तमाम जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके कैंपसेस या हॉस्टल्स हैं जो बंद कर दिए गए हैं जी। और जो अगर वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपको पता है मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो आउट ऑफ द सिटीज आ रहे हैं, मतलब कि हमारी 50% आबादी जो है वो देहात में रहती है और ये स्टूडेंट्स ज्यादातर आउटस्कर्ट से आते हैं यूनिवर्सिटीज में और ये हॉस्टल्स में रहते हैं। अगर हॉस्टल्स यूनिवर्सिटीज ने बंद किए हुए हैं और वो कह रहे हैं ऑन कैंपस आए,
तो ये स्टूडेंट्स कैसे आएंगे रोजाना और वो कहाँ ये अपने आप में खर्चा बन जाता है। तो आपके ख्याल में एक मुकम्मल और कॉम्प्रिहेंसिव हिकमत अमली होनी चाहिए जिसमें ये पता हो कि जो शहर से बाहर आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कि एक बड़ी कसीर नंबर उनका होगा, उनके लिए क्या सहूलियात हैं। आई थिंक शहजाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नजर आता है कि अरबाब इख्तियार को ये समझना होगा कि हम एड हॉक डिसीजंस ना लें। जितनी ऑलरेडी 2020 और 21 में अनसर्टेनिटी और ये ना पता होना कि अगले पल क्या हो जाएगा, इस चीज को हम मजीद बढ़ावा दे रहे हैं बाय मेकिंग सडन डिसीजंस एंड सडन इस तरह की हम अगर पॉलिसीज ले आते हैं, डिसीजंस और फैसले कर लेते हैं, इसका एक इम्पैक्ट होता है। आपके ख्याल में इसका हल क्या निकलेगा? आपकी कोई गुफ्तगू हुई है शफकत महमूद साहब से या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से? क्या इस बात की सुनवाई हो रही है कि स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ये एग्जाम ऑनलाइन लिया जाए? देखें, शफकत साहब से मेरा रिलेशनशिप 10 साल पुराना है। मैं उनके साथ पार्टी में काफ़ी काम किया है। वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, मैं डिप्टी था उनका, तो काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है। मेरी उनसे बातचीत हुई है। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि ये फेडरल मिनिस्टर का इख्तियारात जो हैं 18वीं तरमीम के बाद बहुत कम हो चुके हैं। इसमें सूबे भी इन्वॉल्व हैं। उसके बाद ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ऑन बोर्ड आके और तमाम चांसलर्स और वाइस चांसलर को इस पे एग्री होना पड़ेगा, तभी वो कुछ कर सकते हैं। तो वो इस पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है 18वीं तरमीम के बाद, तो वो इस पे कोशिश कर रहे हैं। जहां पे एक सिस्टम की बात है, तो मेरा नहीं ख्याल कोई यूनिवर्सिटीज जो हैं उनके पास ये आर्गूमेंट है कि ऑनलाइन का कनेक्टिविटी इशू है, क्योंकि 1 साल से तो आप तरबियत दे रहे थे। जितनी डिफिकल्टीज और अप्स एंड डाउन्स और बम्स आ रहे थे वो तो अब हम जो लेकिन उसके अंदर शहजाद जो एक चीज एडवांटेज में जाती थी यूनिवर्सिटीज के कि अगर आप डिस्कनेक्ट हो भी जाएं या इफ यू फेसिंग कनेक्टिविटी इश्यूज तो आप रीप्ले देख सकते थे, अपने लेक्चर को अपने टाइम में खत्म करके एक सर्टेन मुद्दत उसमें दी जाती थी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए शायद यूनिवर्सिटीज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तमाम लोग जो इस इक्वेशन में इन्वॉल्व है उनके लिए मुश्किल भी हो। बहरहाल मैंने ट्विटर पे कुछ ज्यादा नंबर नहीं था लेकिन थोड़े से स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो फिजिकल एग्जाम को तरजीह दे रहे थे। हम चाहेंगे कि आज भी आप मुझे और शहजाद को ट्विटर पे जरूर बताएं कि क्या आप ऑनलाइन एग्जाम के हामी हैं और मजीद हमें इसके बारे में एंगल्स बताएं। खुसूसन हम चाहेंगे गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान से स्टूडेंट्स इस कॉन्वर्सेशन में जरूर पार्टिसिपेट करें ताकि इसका कोई हल निकाला जा सके और आपकी आवाज भी सुनी जा सके। वंस अगेन शहजाद, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक और बात जब हो रही है ऑनलाइन चीजों की, तो ऑनलाइन जो मसले मसाइल है हमारी और खास तौर पर जो हमारी कॉन्वर्सेशन हैं वो कभी कभार मुश्किलात का बायस भी बन जाते हैं और पर्सनली नहीं नेशनल सुबकी भी कॉज करते हैं। एक दफा फिर हमारे सामने भांडा फूटा है जी एक ऐसी ही साजिश का। इसके बारे में बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। हम जरा नजर डालते हैं एक दफा फिर ट्विटर के ट्रेंड्स पे। आपने देखा कि 3-4 रोज से अर्नब गोस्वामी एक दफा फिर हेडलाइंस का हिस्सा बने हुए हैं। उनका टीआरपी स्कैंडल प्रोब किया जा रहा है इंडिया में, जिसमें कहा गया कि उनका चैनल जिसको वो लीड कर रहे हैं रिपब्लिक टीवी, उसने कुछ टीआरपीज को लेके मैनिपुलेशन की। और जब इस प्रोब में हम मजीद देखते हैं तो उनका व्हाट्सएप डेटा, क्योंकि उनको हिरासत में लिया गया, उसके बाद उनका व्हाट्सएप डेटा एनआईए के पास और सीआईबी के पास पहुंचा और अनफॉर्चुनेटली वो डेटा लीक हो गया। ये ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और 500 पेजेस पे मुश्तमिल उनका जो डेटा है वो लीक हुआ एंड इट वाज शॉकिंग। कुछ चीजें उसमें जो हमारे सामने आ रही हैं, इट इज रियली मूव्ड पीपल अक्रॉस द बॉर्डर्स और लोगों ने कहा कि ये क्या मामला है, कितना अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस टू पावर मीडिया पर्सनालिटीज को मिल जाता है और किस तरह बाकायदा स्टेट पॉलिसी है कि इन चीजों को मनूवर कैसे किया जा रहा है। फिर लोगों ने इस चीज को भी पॉइंट आउट किया कि इस डेटा के लीक हो जाने के बाद और इसके इंकिशाफात के बावजूद वहां का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, न्यूज़पेपर्स हैं, किसी ने भी इस हेडलाइन को कैरी नहीं किया, विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स व्हाट इज नोन एज द सैफ्रनाइजेशन ऑफ द इंडियन मीडिया। इतना टिल्ट, इतना पोलराइजेशन एंड गोइंग विद द प्रेजेंट रेजीम, दिस इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट द सोसाइटल वैल्यूज ऑफ इंडिया, जिसको एक डेमोक्रेसी माना जाता है एंड देव ऑलवेज टेकन प्राइड इन बीइंग प्लूरलिस्टिक एंड डेमोक्रेटिक। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आप डिफेंस एनालिस्ट हैं। इसके अलावा सीनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब इम्तियाज गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज साहब और हारिस साहब। सबसे पहले आप लोगों से इसी हवाले से गुफ्तगू करना चाहूंगी, कुछ रिपोर्ट्स भी हमारे पास जो हम लेके आएंगे, लेकिन इम्तियाज साहब इस व्हाट्सएप चैट लीक को अर्नब गोस्वामी की आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसने उन खदशात को सही साबित किया है जिसका इजहार पाकिस्तान करता रहा है। जो दावा पाकिस्तान ने किया था
कि पुलवामा दरअसल एक इनसाइड जॉब है, इन लोगों ने खुद ऑर्केस्ट्रेट किया है, क्योंकि उन दिनों में एशिया पैसिफिक ग्रुप, जो कि सब ग्रुप है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, उसका इजलास होने वाला था और भारत ने अपनी तमाम तर तवज्जो जैश मोहम्मद पर मरकूज की हुई थी कि किस तरीके से पाकिस्तान के इस ग्रुप को हर मामले में घसीटा जाए, मुलविस किया जाए। और इसी वजह से आपने देखा कि किस तरह ढिंढोरा पीटा गया कि जैश मोहम्मद इसमें मुलविस है। और एक दूसरा अगर देखा जाए तो अंदाजा होता है कि जो इंडियन क्रॉनिकल्स में जो बातें आई थी सामने कि किस तरह फेक न्यूज मीडिया आउटलेट्स और जो मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स हैं उसको अब मखसूस सरकारी बयानी को फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें तो अब कोई बिल्कुल शक ही नहीं रहा कि जिस तरह रेटिंग एजेंसी के साथ गुफ्तगू है गोस्वामी की, उससे बिल्कुल जाहिर हो रहा है कि कुछ लोगों को एतमाद में लेके इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट ने एक काम किया ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा ढिंढोरा पीटा जा सके। क्योंकि बुनियादी तौर पे जब से अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी ज्वाइन किया है तो उसने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अमलन एक तर्जुमान की हैसियत इख्तियार कर ली है और जो काम भी ये पार्टियां कर रही हैं या वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट कर रही है उसको प्रमोट कर रहा है। बिल्कुल सही। इम्तियाज साहब, यही एक बात मैं हारिस नवाज साहब के पास लेके जाना चाहूंगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कई दफा इस बात को हर प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे उठाया कि इंडिया इस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। हम आपको बताते चलें कि द हिंदू की 1 साल की एनिवर्सरी यानी 13 फरवरी को होने वाले इस वाकये के बाद हमने देखा कि पुलवामा अटैक की जब पहले साल की एनिवर्सरी आई तो उन्होंने कहा 1 साल में भी NIA को कोई सबूत न मिल सका कि ये जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किए गए थे वो कहां से आए थे। परहैप्स इट वाज अ जॉब मच क्लोजर टू होम। आरिफ साहब, इसके अलावा इन चैट्स में बाकायदा इस बात का इंकशाफ मिलता है कि बिफोर द बालाकोट एंड बिफोर पुलवामा दोनों ये वाकयात से पहले अर्नब गोस्वामी बात कर रहे थे और किसी तरह एक तरफ इतना इशारा दे रहे थे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आप कैसे देखते हैं इस चैट को? देखिए सिद्रा, ये बिल्कुल ठीक बात है और ये इससे पहले भी मैंने देखा था इंडियन चैट में काफी ज्यादा एक लीक आउट हुई थी ये चीजें, जिसमें ये जिक्र हो रहा था, ये बता रहा था कि कैसे ये चीजें हो रही हैं। और उसके बाद ये तो एक फिर उसके बाद पाकिस्तान ने भी बड़े क्लियर बात की उसके ऊपर। अगर आपके अदर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जब इंसिडेंट हुआ तो कहा कि आप हमें कोई एक्शनेबल एविडेंस दें और हम इसके ऊपर बड़ी सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक बात कंफर्म, और ये अभी कंफर्म हो गया, अर्नब गोस्वामी इज अ स्पेशल स्पोक्स पर्सन ऑफ RRS एंड ऑल्सो नरेंद्र मोदी। जो भी एक्शन होती हैं पहले इसको बताया होता है और ये इतना शोर मचाता है, मैंने इसके प्रोग्राम में जाना छोड़ दिया है जिस तरीके से ये बातचीत करता है। और टोटल प्रोपेगेंडा जो होता है वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए और इंडियन RRS विंग के लिए होता है। और इसलिए अंदाजा लगाएं कि वहां का मीडिया कितना कंट्रोल्ड है कि कोई खबर अभी तक उन्होंने नहीं लगाई है, कहीं नहीं कोई लग कर रहे हैं। एंड इससे आप ये देख लें EU डिसइंफो लैब जो है वो कितना आपस में कोऑर्डिनेट है कि पॉल्यूट किया हुआ सब का माइंड उन्होंने यूरोप में, अमेरिका में, हर एक में जिस तरीके से उन्होंने डीप रूटेड वर्क किया है कि वो पाकिस्तान की बात को समझते हैं, चाहे बलोचिस्तान इशू हो, कोई इशू हो या कश्मीर इशू हो, टेक पाकिस्तान में जाते हैं कि पाकिस्तान इज इन्वॉल्व। आपको लगता है कि जो इंडियन सोसाइटी का, लोगों का अपना एक रिएक्शन, एक रद्द अमल इस पे आएगा? क्योंकि एक तरफ उनके जज्बात से खेला गया, उभारा गया, उनको बताया गया अटैक उनकी रियासत पे, उनके माशरे पे, उनके लोगों पे एक हमला है और उनके मुहाफिजों की इसमें जान गई है। आज ये गुत्थी सुलझती भी नजर आती है, इस बात से पर्दा हट रहा है कि ये इनसाइड जॉब हो सकती है, यानी भारत की अपनी सरकार ने, अपने स्टेट ने अपने सोल्जर्स की कुर्बानी देने से और उनको मारने से गुरेज नहीं किया। आपको लगता है कि एक लोगों का, पॉपुलेशन का रद्द अमल इस बात पे आएगा? देखें, रद्दमल आना शुरू हो रहा है और लोगों ने का अब जो कॉन्फिडेंस था इसके ऊपर नरेंद्र मोदी पे और ये 4-5 का जो टोला है जिसमें आई थिंक नाउ 5th मेंबर इनका ये अर्नब गोस्वामी बन गया है, ये सब अब वहां पर बातें शुरू हो गई हैं। वहां का मॉडरेट जो हिंदू है, उसके बाद जर्नलिस्ट हैं, फिर उनके कोई एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, बुक्स लिखी जाने लगी हैं। एवरीबॉडी इज टॉकिंग कि इंडिया जो है ये स्टेज ड्रामा करता है, चाहे वो पठानकोट हो या उड़ी हो या पुलवामा हो या कोई और भी हो, हमेशा हर मौके पे करके और फिर पाकिस्तान को एविडेंस भी नहीं देते हैं और पाकिस्तान को इन्वॉल्व करते हैं।
और बड़े सक्सेसफुल है इसमें। आई थिंक हमारी अच्छा, इसमें जो सबसे ज्यादा तशवीश की बात है, क्योंकि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, आप देख सकते हैं कि इस वक्त अगर कोविड की भी बात की जाए, उसने सेकंड लार्जेस्ट ऑर्डर्स जो उसके पास हैं, ऑक्सफोर्ड की भी जो वैक्सीन है वो इंडिया में बन रही है, इसके अलावा इंडिया की अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बना रही हैं, वो एक न्यूक्लियर पावर भी है। इन तमाम चीजों की वजह से इंडिया की अहमियत बहुत है। इम्तियाज साहब, अब ये गुफ्तगू भी इंडिया में होने लगी है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जिसका हमेशा एक ठप्पा लगाया जाता था कांग्रेस के ऊपर, इज वे बेटर देन वन मैन डिक्टेटरशिप, यानी मोदी सरकार को ऑलमोस्ट डिक्टेटर कहा जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इन रवैयों को और इन बातों को? देखिए, कतई नजर इसके कि वहाँ पे डायनेस्टिक या मौरूसी सियासत के हवाले से क्या कहा जा रहा है, एक बात हमें तवज्जो उन मसाइल पे रखनी चाहिए जिनसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, जो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने हैं भारत के जरिए। और वो एक सिस्टमैटिक कैंपेन थी, मुहिम चलाई भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि ये मुहिम कोई नरेंद्र मोदी के तहत तो नहीं शुरू हुई है, ये तो 15 साल से जो नेटवर्क उन्होंने बनाया हुआ था। खासतौर पर जो कंधार हाईजैकिंग हुई थी, जो 31 दिसंबर 1999 को वाकया खत्म हुआ, जहाँ भारतीय यरगमालियों को छुड़ाया गया था, उसके बाद जनवरी 2000 में भारत और अमेरिका का इंसदादे दहशतगर्दी का स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू हुआ था। तो मेरा अपना ये ख्याल है, जो ताने बाने मिलते हैं तमाम उस डायलॉग से मिलते हैं जो कि स्टोक टैलबर्ट और जसवंत सिंह भारतीय वजीर खारजा के दरमियान 10-11 जनवरी को हुआ था। उसके बाद उसके बहुत सारे राउंड्स हुए और उसी के नतीजे में दोनों ने मिलके बड़े एक मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को बदनाम करना शुरू किया। और जहां जहां बुनियादी तौर पे ये एक अमेरिका भारत प्रोजेक्ट था जिसको लीड किया श्रीवास्तव ग्रुप ने भारत में बैठ के, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को बेतहाशा नुकसान पहुंचा है। अफसोस अलबत्ता उसमें यह है कि खुद हमारे इदारे उस प्रोपेगेंडे का शिकार होते रहे, उसके बारे में प्रोएक्टिवली साहब लेकिन बैकफुट पर डाल देते थे ना। आपने देखा कि इंडियन मीडिया, ग्लोबल मीडिया, जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट इंडियन एस्टैब्लिश थे, वी वर लेफ्ट विद मोस्टली नो चॉइस बट टू बी डिफेंसिव। आपने देखा पठानकोट वाकये के बाद क्या हुआ, कुलभूषण के वाकये के बाद क्या हुआ, लेकिन अहम बात इसमें जो सब इस वक्त पॉइंट आउट कर रहे हैं, एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज हम जरा बात करेंगे एक बड़े अहम मौजू के ऊपर जिसके बारे में हम काफी अरसे से सोच रहे थे। इनफैक्ट मुझे लगता है मुख्तलिफ मौजुआत का ताना बाना डॉट्स जाके इसी से मिलते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी का स्टैंडर्ड क्या है और क्वालिटी ऑफ लाइफ किसको कहते हैं। पहले हमें कहा जाता था मेहनत कीजिए, आला तालीम हासिल करें, मौक़ों को अवेल करें, यू कैन बी वट एवर यू वांट। आप पैसा चाहते हैं, फेम चाहते हैं, बड़ा बंगला चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, सब कुछ आपकी दस्तरस में है। लेकिन आज और खुसूसन ये चंद सामान ने हमें यह सिखाया है कि ये सब कुछ आपके पास होने के बावजूद भी पल भर में जिंदगी बदल सकती है। तो वे काइंड ऑफ कमिंग बैक टू द बेसिक, जिन चीज़ों को हम अप्रिशिएट नहीं करते थे, रोज़ सुबह स्कूल जाना, दफ्तर जाना, हेल्दी होना, ये सब चीज़ें हमारे लिए पीछे थी और हम किसी रेस में लगे हुए थे। जब तक हम उस एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते थे हमें लगता था हमें भागते रहना है। आज भागने से पहले या तो हम थक रहे हैं या फिर ये सवाल कर रहे हैं कि हम एग्जैक्टली किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। तो आज हम इसी को डिसाइफर करने की जरूरत कोशिश करेंगे। आप भी हमें कॉल कीजिए, बताइए कि जिंदगी की इस दौड़ में आपको लगता क्या है कि आप किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। आप सुकून के मतलाशी हैं, पैसा चाहते हैं, दूसरों को देखकर, जो लोग कहते हैं ना कि दूसरों के महल देखकर अपनी झोपड़ी नहीं गिराई जाती, वो करना आपने शुरू कर दिया है, या फिर इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी का एक एडवेंट आ गया उस पर भी बात करनी बड़ी अहम है। तो आज ये तमाम मौजूआत को लेके चलेंगे और हमारे पास दो बड़े ही जबरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कम मेरे प्रोग्राम में आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं आपकी बहुत ख्वाहिश होती है कि आप लोग इनसे ज्यादा से ज्यादा सवालात करें, गुर की बातें सीखें। हर साल ये प्रेडिक्शंस भी देखते हैं, तो मुझे लगा कि 2021 में माइंड साइंसेस को लेते हुए, लोगों के रवैये, बिहेवियर पैटर्न्स को देखते हुए इनसे जरा प्रेडिक्शंस भी लेंगे कि हम किस तरफ को जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोइज। बहुत बहुत शुक्रिया मोइज साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एंड सेकेंडली वी ऑल्सो हैव विद अस द CEO ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन, अगेन समबडी हु लव्स टू ट्रेन पीपल। और ये जो मॉडर्न चेंजेस आ रही हैं उसके लिए क्या हमारी विजडम है, ट्रेडिशंस है, साइंस क्या कहती है, तमाम ही मुख्तलिफ मौजूआत को साथ लेके चलती हैं फॉर HR एंड ह्यूमन कैपिटल ट्रेनिंग। हमारे साथ
मौजूद है आयशा बेला मलिक। थैंक यू सो मच आयशा फॉर मेकिंग टाइम फॉर मी। सबसे पहले डॉक्टर साहब, अगर आपसे मैं पूछूं कि साल 2021 लोगों को लगा था 1 जनवरी के आते ही यकायक चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। हमें लगा था कि कोविड ने कोई किसी को चुपके से कान में बता दिया था कि साल 2020 में मैंने बड़ी तबाही मचानी है, 21 की 1 जनवरी को मैं रुखसत हो जाऊंगा। और जब वो नहीं हुआ और आज हम 18 जनवरी पे खड़े हैं तो दोबारा वही डिसअपॉइंटमेंट सेट इन कर रही है। वो जो एक बॉल ऊपर गई थी एंथुसियाज्म की, उसने वापस नीचे आना है। आपकी क्या प्रेडिक्शंस है, क्या देखते हैं साल 2021 में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। इंटरेस्टिंग, आज का पूरा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। बट हम स्टार्ट करते हैं जो नजर आता है। हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, उसे कहते हैं आरवी। हम विंडो में से देख सकते हैं फ्यूचर को, मगर टाइम फ्रेम हमें प्रॉब्लम होता है बाज दफा कि कब तक होगा। सही। 2019 में भी मैंने कुछ चीजें बताई थी जो 100% ट्रू हुई। अच्छा, मैं ना एस्ट्रोलॉजर हूं, ना कोई पामिस्ट हूं, ना कोई मीडियम हूं, कुछ भी नहीं। टेक्नोलॉजी है, जैसे आपके पास गाड़ी है, एक जगह से दूसरी जगह सफर करे, गाड़ी में एक टेक्नोलॉजी है, उस बेसिस पे कार चलती है। तो 2021 में बहुत चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान को। पहली चीज तो ये कि कोविड जून तक तो आपकी जान नहीं छोड़ेगा, एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ समथिंग मच बिगर इन ईयर्स टू कम। कोई बहुत बड़ी चीज आहिस्ता आहिस्ता आएगी। यहाँ लोगों की जिंदगियां चेंज होंगी और लोगों के माइंडसेट में बड़ा चेंज आएगा। इंसान को रियलाइज होगा कि इंसानी रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट है। जून के बाद कुछ हालात बेहतर होंगे, मगर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, 2021 बड़ा स्ट्रगल का टाइम है, हुकूमत के लिए भी और अवाम के लिए भी। बहुत सारी चीजें होंगी जो बड़ा स्ट्रगल, जो सरवाइव कर जाएगा इस पीरियड में, वो 2022 के अंदर बेहतर कंडीशंस होगी। मैंने बल्कि कुछ साल पहले ये भी कहा था कि 2022 के बाद आने वाले दिनों में ऐसा वक्त होगा कि लोग दुनिया छोड़कर पाकिस्तान वापस आएंगे। अच्छा, ये कई साल पहले मैंने कहा था। आप देखें, कई लोग अब कोविड की वजह से दे कमिंग बैक टू पाकिस्तान, सोच रहे पाकिस्तान आने का कि यहाँ आके कारोबार करें, क्योंकि जो शुक्र है अल्लाह ताला का, जो पाकिस्तान के हालत है इस पेंडेमिक में, वो दुनिया से मच बेटर है। क्या वजह है? हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। हम मट्टी खा के, मतलब बचपन में मट्टी खाया करते थे, तो शायद हमारे अंदर वो कुव्वत है कि हम बड़ी चीजों का मुकाबला कर सकते हैं। तो ये चीज तो है कि 2022 से हालात बेहतर होंगे। 2021 स्ट्रगल है और आपने स्ट्रगल से गुजरना होगा हर एक को, और हर एक के लिए ये एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा। आपके जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनको शायद आपने रग के नीचे, कार्पेट के नीचे स्वीप किया हुआ था, वो उभर कर अब आपके सामने आ गए। देयर इज नो शाइंग अवे फ्रॉम दैट। आयशा, लेकिन आप क्या कहती हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, हमारे बिहेवियर्स के बारे में हमें क्या सिखाया गया है? देखें, पाकिस्तान में बड़ी मुख्तलिफ नौइयत है। अगर जैसे जो बातें अभी प्रोफेसर साहब ने की, आप पूरी दुनिया को अगर देखते हैं तो कई ममालिक में फियर और खौफ का आलम इस कदर है कि हम देखते हैं कि लोग घरों से नहीं निकल रहे, दुकानें बंद है, सब कुछ बंद पड़ा है। पाकिस्तान में एक तरफ हम इसको बेहिसी भी कहते हैं कि हमें कोई परवाही नहीं है और सब चीजें जिस तरह चल रही थी वैसे ही चल रही हैं, लेकिन व्हाट डज इट से अबाउट ह्यूमैनिटी? आलम इंसानियत क्या इस वक्त खौफ में मुब्तला है, दोबारा बेसिक्स की तरफ जा रही है, या वो अडेप्टेबिलिटी शो कर रही है? आपका इस पे क्या तज्जिया है? I would say one word for this. It is cognitive dissonance. Thank you so much for having me, Dr. Saab. It's always, pride moment for me. अल्लाह करे मेरा भी ऐसे ही हो कि कार्ड और नाम के साथ वो ना देना पड़े आपकी और सिद्रा की तरह मैं भी नाम पे चलूं. I'm honored to share this thing with both of you. अच्छा, the thing what I would call right now, it's cognitive dissonance, सिद्रा, because वो क्या होता है ह्यूमन साइकोलॉजी में कि हमें पता है कॉग्निटिवली कि क्या हो रहा है, मगर जो अंदरूनी डिसोनेंस है वो इंट्रापर्सनल हो या इंटरपर्सनल, लोगों के दरमियान या इंसान के अपने अंदर हो, जब हम उसके तजाद में जा रहे होते हैं, मतलब कॉग्निशन कह रहा है कि दिस इज नॉट राइट, मगर मुल्क में गुर्बत इतनी है कि आप देखिए, अभी मैं सुबह आ रही थी, आई वाज थिंकिंग अबाउट योर टॉपिक, तो हम सब बहुत सारे मास्क पहन के, सैनिटाइजर रखे, मैं आपके स्टूडियो में भी मैं आती हूँ, एवरीबडी इज कवर्ड, मगर एक छोटा सा 9-10 साल का बच्चा केले का ठेला लेके बगैर जूते के इतनी सर्दी में और एक कमीज शलवार में भागा जा रहा था अपना ठेला लेके, और उसके मुंह पे कोई मास्क नहीं था, नथिंग। तो पाकिस्तान की हालात ऑब्वियसली बाकी ह्यूमैनिटी से बिल्कुल अलग हैं। वो सोशली, इकोनॉमिकली वो सब बर्दाश्त कर सकते हैं नखरे जो ये मुल्क नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये हमारी स्ट्रेंथ है आयशा, या आपको लगता है कि हम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं? ये नुक्ता नजर पे डिपेंड करता है। मैं आई वुड सजेस्ट कि जी हम वी आर लकी
कि अल्लाह ने दिल बड़े दिए हैं और वी आर, आप देखिए आजकल एवरी डे वी हियर अबाउट पीपल हु आर लाइक यू नो वेरी क्लोज फ्रेंड, यस्टरडे शी एक्सपायर्ड बिकॉज ऑफ कोविड। तो रोजाना ही इस तरह के वाकयात, ना सिर्फ ये कि कोविड से, आप देखिए जो हालात है इस वक्त पिछले लेट्स से फरवरी, अच्छा जो नॉर्मली हमारा चल रहा होता है ना तरीकेकार, जैसे हम बात कर रहे थे कि जिंदगी एक दौड़ है, सक्सेस के पीछे, कामयाबी के पीछे हम सब भाग रहे हैं, पीपल हैव काइंड ऑफ री इवैल्यूएटेड। डॉक्टर साहब, अभी आने से पहले आपने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी दिलखराश एक वाकया शेयर मुझसे किया था कि पबजी के लिए एक बच्चे को मना किया गया 15-16 साल की उम्र का, और उसने एहतजाज में उसके घर में कोई बंदूक या कोई पिस्टल वगैरह रखी हुई थी और उसने फायर अपनी फैमिली पे खोल दिया और खुद भी खुदकुशी कर ली। ये इस तरह के वाकयात हम कुछ ज्यादा नहीं कॉमनली सुनने लगे आजकल? मैंने बहुत अरसे से इस पे, मैं बड़े टीवी पे न्यूज प्रोग्राम में बहुत दफा आया हूँ, बहुत अरसे से मैंने कहा था, मैंने कहा इससे हो क्या रहा है, पबजी असल में कोई समझने को तैयार नहीं है। और यही चीज है जो अभी बात कर रही थी आयशा। देखिए, जब स्ट्रेंथ तकब्बुर के साथ हो तो वो बेवकूफी है, सही, मगर है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम ये समझते हैं कि जी ये तो होता ही है, इससे क्या फर्क पड़ता है। जिम्मेदारी बहैसियत कौम हम लेने को तैयार नहीं है। पबजी गेम करती क्या है? बेसिकली आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उसको स्टिमुलेट करती है। ये बास किस्म का म्यूजिक भी ये काम करता है। जब वो स्टिमुलेट करता है तो ये स्टिमुलेशन उसी किस्म की होती है जैसे मॉर्फिन से होती है, मुनशियात से, मुख्तलिफ मुनशियात से होती है। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा खेलने वाला बिकम्स अ एडिक्ट। जब एडिक्ट बन जाता है तो उसके अंदर पबजी में एक चीज और भी डेवलप होती है आपके लिए, वो ये होता है कि आपको जीतनी है ये गेम किसी सूरत में भी, एट एनी कॉस्ट। उसमें जहां कोई दखल दे, माँ बाप रोके, कोई भी कुछ करे, तो आप बहुत ज्यादा तशद्दुद और इश्तियाल में आ जाते हैं और वहां बहुत कुछ हरकत करते हैं। एक बच्चे ने खुदकुशी भी की थी चंद दिनों पहले की बात है, पबजी के हवाले से, और ये काफी अरसे से हो रहा है। अब हमारी बेहिसी समझ ले, बेवकूफी समझ ले, अपनी ताकत पे घमंड समझ ले कि हम इसके लिए वो इकदाम उठाने को तैयार नहीं है जो हमें उठाने चाहिए। मतलब एक जान अगर चली जाए, अगर कुरान कहता है कि एक इंसान चला गया तो पूरी इंसानियत मर गई, तो इसका मतलब है कि जो लोग जिम्मेदार है उसको उनको फौरन इकदाम करना चाहिए। और डॉक्टर मईस, हम एक कॉल लेते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू भी करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्रा कैसी हैं? यही मैं बिल्कुल ठीक ठाक आया, आप कैसे हैं? सिद्रा, यू मेक माई डे, क्योंकि मैं चाहता था कि आप डॉक्टर मोइस को बुलाएं। माशाल्लाह ये आ गई हैं, मेरे लिए बड़े उस्ताद मोहतरम का दर्जा रखते हैं, और बेला को देख के तो यकीनन फ्रेशनेस का हमें एहसास जरूर होता है। तो दोनों शख्सियात को सलाम हो। सिद्रा, आपने एक बात की ना, दूसरों की झोपड़ी को देख के अपने, मतलब दूसरों के घर पर महल को देख के अपनी झोपड़ी को आग लगा देते हैं। तो वाकई आजकल ऐसा ही है कि जो चीज आपको अल्लाह दे दी, हम उसका शुक्र नहीं अदा करते, हम नीचे की तरफ नहीं देखते, हम वो देखते हैं कि चीजें ज्यादा से ज्यादा आज की चीजें। लेकिन मेरा सवाल इन दोनों मोहतरम मेहमानों से ये कि देखिए, एक आज आपने गैजेट्स की बात की, मैं बड़ा फॉलो करता हूँ आपकी बात को, एक बात सुनता हूँ। आपने बात की, आजकल देखिए एक जमाने में चीज होता है, टेप रिकॉर्डर होता था, वो कहीं अर्से तक चलता था। आज रोज बरोज नई चीज आ रही है। आज मेरे पास फोन है, एंड्रॉइड है, पता नहीं कल क्या आ जाए, मेरा बच्चा उसकी तगोदों में लेगा आईफोन लेने के चक्कर में। तो ये तेजी जो है, जमाने की तेजी, इसको कूप अप हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमारे बच्चे तो इस बात को रियलाइज नहीं करते। वो कहते हैं हमें नई से चीज आती है, इसकी तगोदों में हम हराम भी करने लगते हैं, हराम काम भी करने लगते हैं, और फिर आउट ऑफ द बीट अनजस्टिफाइड चीजें करें। इसको हम दूसरा ये भी कि जो चीजें हम अपने घरों में नहीं देखते, मिसाल के तौर पे बच्चे का बाहर आना जाना बंद है, बच्चे को आप पहले कॉम्पनसेट करते थे कि जी चलो ठीक है, तुम्हें बाहर रेस्टोरेंट ले जाता हूँ, किसी अम्यूजमेंट पार्क में ले जाता हूँ। जब वो नहीं हो रहा तो घर में बैठे बैठे अब वो बच्चा या तो आपकी तवज्जो चाहेगा, आप उसको बैठ के अपना टाइम दें और उसको कुछ सीखें या सिखाएं, या फिर आप उसको कहें कि जाओ बेटा पबजी खेल लो, या ये तुम्हारा टैबलेट है इस पे कुछ खेल लो, या तुम नेटफ्लिक्स देख लो। तो ये हमारी अपनी सहूलत भी होती है जिसकी वजह से हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बट योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड या थैंक यू फॉर दैट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके मैं अपने दोनों मेहमानों से इसका जवाब लूंगी। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि पहले हम अपने बुजुर्गों को दो चीज़ों की वजह से वैल्यू करते थे। नंबर वन, उनकी मुखलिसी, हमें पता था, हम कभी डाउट नहीं करते थे कि वो हमारे साथ पुरखुलूस हैं, हमारा बेहतरीन चाहते हैं, हमारे एडवांटेज की बात करेंगे। और दूसरा, उनका तजुर्बा। आजकल के ज़माने में अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है, और ये तब से हुआ जब से IT आया था। मुझे याद है हम A-levels में थे और हमने पहली दफ़ा IT कंप्यूटर्स का नाम सुना, और अब हम अपने पेरेंट्स से पूछते थे कि अम्मी मैं इसमें बैचलर्स कर लूँ, तो कहते थे जो तुम लोगों को सही लगे कर लो, क्योंकि
उन्होंने ये फील्ड्स नहीं देखी थी। तो वक्त के साथ साथ पेरेंट्स की वो जो ग्रिप थी, वो जो अथॉरिटी थी, उसको चैलेंज करने वाले नई जनरेशन बड़ी जल्दी आ गई। जो बंदा पहले 25-30 साल की उम्र में करता था, उसने 12-13 साल की उम्र में पेरेंट्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया। डॉक्टर मोइज, जो अभी हमारे कॉलर का भी सवाल था कि बच्चे खूब से खूबतर की तलाश में होते हैं एंड वी फील प्रेशर टू प्रोवाइड देम, यानी हमारी से नहीं है, बस उसने आपको एक अलादीन का जिन समझा हुआ है, वो ख्वाहिश जाहिर करेगा और आपने प्रोवाइड करना है। मेरे ख्याल में इस गुफ्तगू को हम एक थोड़ा सा और बड़ा डायमेंशन देते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंटली समझना। हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ कुछ और थी, अब कुछ और है। अब हम किसी को देखकर, या तो कोई बहुत मशहूर आदमी हो जिसकी बड़ी फैन फॉलोइंग हो, या फिर हम देखें कोई दौलतमंद है, या डबल कैबिन में कोई बंदा उतरता है, पीछे 4 गन्स लेके बंदे उतरते हैं गन्स लेके, हम समझते हैं कि वो जो है ना, वो उस लेवल पे हमें पहुंचना है। सही। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ वो किसी जमाने में, आज से 20-25 साल पहले, पता है हमें, हमारे वालिदैन या बुजुर्ग जो है वो बताते थे क्वालिटी ऑफ लाइफ के क्या चीज है। अब वो चेंज हो गई है, वो स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए। अब आप स्टैंडर्ड्स अपनी लाइफ के मुताबिक चेंज नहीं करते, आप दूसरों को देखकर अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज करते हैं, और आप समझते हैं कि अगर मैं भी इसी तरह करूं जिस तरह ये शख्स कर रहा है। मिसाल के तौर पे बच्चे के पास अगर फोन है आपके, और उसके दोस्त के पास नया मॉडल है, तो वो बच्चा आपसे लड़ता है कि मुझे भी ऐसा मॉडल का चाहिए क्योंकि मेरे दोस्त के पास इस किस्म का है। इसी तरह बच्चे जब बड़ी गाड़ियों में उतरते हैं, प्राडो में या इस गाड़ी में जब स्कूल में उतरते हैं, वो बच्चा जो रक्षा में आ रहा है वो देख के कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है। अब उसके जहन में भी है कि काश एक दिन ऐसा है कि मैं भी इस किस्म की गाड़ी से उतरूं। डॉक्टर मुझे कभी एक वाकया नहीं भूलता, आपकी कतई कलामी हो रही है। मुझे हमारे यूनिवर्सिटी का कंपटीशन था, उसमें मैंने एक नॉर्दर्न एरिया से बच्चा आया था, यानी हमारे साथी का कॉलीग स्टूडेंट था, पहली दफा उससे मुलाकात हुई। तो बताता है कि भाई बचपन में हमारे एंटेनास हमारे इलाके में नहीं होता था, हम पहाड़ी इलाके पे रहते थे। तो कहते हैं एक रमजान से पहले हमारे यहाँ एंटेना आया, और उस वक्त वही पीटीवी एक आता था, तो पीटीवी हमने देखना शुरू किया। तो कहते हैं हमारे रोज़ा खुलने से पहले जब हम दस्तरखान पे बैठते थे तो हम टीवी लगा लेते थे कि अजान की आवाज़ आएगी। कहने लगे उससे पहले जब इश्तिहारात चलने शुरू हुए तब हमें अंदाजा हुआ हम कितने गरीब हैं। यानी उससे पहले हमारे पास कोई कंपैरिजन नहीं था, कोई स्टैंडर्ड नहीं था। उससे पहले जब चाय, समोसे और पता नहीं किन किन चीजों के एड्स आते थे और फिर हम अपने दस्तरखान को देखते थे तो हमें अंदाजा हुआ कि हम कितने गरीब हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड है ये कंपैरिजन से आता है। आयशा जी, तो ये कंपैरिजन का फिल्टर क्या है? बज़ाहिर बड़े खुशबाश और अच्छे रिसोर्सफुल लगने वाले लोगों के जहन में भी एहसास कमतरी हो सकता है, वो भी अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे होते हैं। तो फिर कैसे बेहतर किया जाए अपने आप को? सिद्रा, ये जो आपका सवाल भी था, डॉक्टर साहब भी जो बात कह रहे हैं वो ये है कि हर सोसाइटी को ड्राइव करने वाली अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे मैं आपके प्रोग्राम में अक्सर पहले भी कहा है कि वेस्ट को अगर आप देखें तो उनको ड्राइव करता है वर्क, दे आर वर्कहोलिक्स, दे फोकस ऑन द वर्क। उनकी लीडरशिप की ट्रेनिंग देखें, वो कहते हैं जी ये फलाना काम आपने करना है या किसी से करवाना है, दैट इज लीडरशिप। करवाएंगे तो आप लीडर हैं, वरना फिर आप सेल्फ assertive. They are all thought and focused on the work, capacity building and all that, and काम। हम हैं ये सोसाइटी जो पाकिस्तान की बन गई है, खास तौर पे पिछली कुछ डेकेड्स में, इट इज मटीरियल मनी ड्राइव्ड सोसाइटी। हर तरह का पैसा हमारे यहाँ एक्सेप्टेड है और उसको अच्छा बुरा कहने वाले लोग भी बहुत हैं, बट जैसे डॉक्टर साहब ने कहा हमारा जो एक मेन फोकस है एज ए सोसाइटी, इट इज द मटीरियल, वो जो आराम है, और वो उसमें आप देखें फिर दैट आल्सो कम्स फ्रॉम आवर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। देखें जिस माशरे से आयशा आप कंपेयर कर रही हैं, वहां पे तालीम हो, सेहत हो, बेसिक जो जरूरियात जिंदगी है वो उनको लगता है कि हुकूमत ने उनको प्रोवाइड करने, रियासत ने उनको देने। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पैसा फॉर द सेक ऑफ मनी नहीं, बल्कि सर्वाइवल के लिए भी। कल मुझे लगे कि खुदा ना खासा मुझे कोई बहुत भयानक बीमारी हो जाए तो मैंने तो उस रेनी डे के लिए भी सेव करना है कि उस वक्त फिर मेरे पास कोई नहीं होगा, फिर मुझे खुद ही अस्पताल जाना है और अस्पताल का खर्चा बहुत आएगा। लेकिन आपसे जो मैं सवाल करना चाहूंगी, ईज ऑफ अर्निंग मनी, ये आप कैसे देखते हैं? पहले तो हम लोगों को समझाते थे कि भाई आप मेहनत करें, हर चीज आपकी दस्तरस में है। अब हमने मेहनत वाला एलिमेंट भी निकाल दिया। हमने कहा है सोशल मीडिया है, आप यूट्यूब पे कंटेंट डालें, अच्छा हो या बुरा हो, अगर लोग उसको ज्यादा देखना शुरू करेंगे तो आपको ढेरों पैसा मिलेगा। तो ये जो ईज ऑफ अर्निंग मनी है, इसने भी हमें बिगाड़ा है। इजी मनी, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आपकी है ना, वो डिटरमिन करती है हाउ यू अर्न योर मनी। जो हार्ड वर्क से पैसा कमाता है वो जिंदगी में पैसा कभी जाया नहीं करता, खुद नुमाई नहीं करता, शो नहीं करता,
और वो जो भी उसके अतराफ में लोग हैं उनके साथ वो एक बड़ा डिफरेंट किस्म का बिहेवियर होता है, हकदार को हक देता है। आपने नोटिस किया होगा कि जो 2 नंबर की कमाई होती है उस शख्स के अंदर तकब्बुर और गुरूर बहुत होता है, सही। और वो गलत को गलत नहीं समझता, सही को सही नहीं समझता। तो यहाँ पे हमें जो मीन्स ऑफ मेकिंग मनी है उसमें एक चीज समझनी होगी कि मगरिब में लोगों को जिंदगी के प्रॉब्लम ज्यादा है। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, आई हैव लिव्ड इन यूएस ऑल्सो। वहां पे हर चीज सिस्टम से चलती है, आप लाइन से निकलकर अपना काम जल्दी नहीं करा सकते। अगर आप वर्क नहीं करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, तो आपको बाद में जाके बुढ़ापे में आपको पैसे नहीं मिलते। यहां पर इट्स सो इजी टू मेक मनी बिकॉज हमने ये समझ लिया है कि पैसा खुदा है। अगर मेरे पास पैसा है तो दुनिया मेरे सामने झुकेगी, मेरे पास भी गाड़ी होगी, बंगला भी, स्टैंडर्ड्स। हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ में पहली चीज जो होती है, सिदरा याद रहे, वो होता है पीस ऑफ माइंड। आपके पास महंगे से महंगा बिस्तर है आपके पास, मगर रात को नींद नहीं आती और आप दवाई लेती है, तो दैट्स अ लाउजी क्वालिटी ऑफ स्लीप दैट यू आर हैविंग। आपके पास बेहतरीन खाना टेबल पे है, मगर आपको बीमार है, आप खा नहीं सकते, तो दैट्स अगेन यूजलेस आपके लिए। आपके बहुत पैसा है, बड़ा नाम है, मगर आपके अतराफ में जो लोग हैं वो आपसे खुश नहीं है, तो फिर वो जिंदगी बिल्कुल बेकार है। तो हमें ये डिटरमिन करना होगा कि पैसा कमाने का जो सही जरिया है उससे कमाए, वैल्यू मिलती है। अगर आप मेहनत से पैसा कमाते ना, वैल्यू करते हैं उस पैसे अभी इन ट्रांजिशन डॉक्टर साहब, फिर मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि पहले तो हम बड़ी क्लियर डिस्टिंक्शन करते हैं ना कि वेस्टर्न माशरे में लोगों को एक दूसरे की कदर नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा इसी तरह मशीनी जिंदगी कर रहे हैं। यहाँ पे एटलीस्ट आपकी कम्युनिटी है, आपका घर है, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, आपसे एक से दूसरा शख्स आपको पूछने वाला होता है। ये तो बड़ा हाल ही में हुआ है कि चीजें बड़ी मुख्तलिफ हो गई। यानी साल 2020 ने ये तोहफा हमें दिया है कि चाहे किसी के घर कोई फौतगी की खबर हो, कोई खुशी की खबर हो, हम उसके घर जा नहीं सकते, और जो जाता है उसको हम कहते हैं कि भाई तुम कोविड को नहीं सोच रहे हो। तो हम इन ट्रांजिशन है, अभी बहुत सारे नए स्टैंडर्ड्स उभर के सामने आ रहे हैं। मेरे ख्याल में एक चीज हमें ये समझनी होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अभी भी वो जो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक कॉन्सेप्ट है कि जी मोहल्लेदार एक दूसरे को जानते हैं, मस्जिद में आप बाजमात नमाज पढ़ते हैं, आपको एक दूसरे का पता है, अपार्ट फ्रॉम कोविड में, वैसे ही जनरली बात कर रहा हूँ, ये अभी भी मौजूद है, मगरिब में नहीं है। मगरिब में अगर आप बीमार होते हैं तो शायद कोई एक दोस्त आपको फूल भेज दे, उसके बाद आपको कोई पूछता नहीं है, क्योंकि आपके अपने रिश्तेदार आ नहीं सकते। यहाँ एक चीज है, तो इस हवाले से इस सोसाइटी में अभी भी कुछ चीजें ऐसी अच्छी हैं जो हमें फायदा देती है। हमें करना क्या, हमें करना ये है कि हमें अपनी वैल्यूज डिफाइन करनी होगी, हमें अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन करनी होगी। और ये मेरे ख्याल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया इस पे अगर काम करे, आप जैसे प्रोग्राम है आप लोगों का, इसको बार बार लोगों के अंदर आप डाला करें, इनके अंदर बताया करें कि क्या चीज उनके लिए इंपॉर्टेंट है। औलाद, घर वाले, आपकी इखलाक, आपकी इक़दार, वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक बात ये भी लोग कहते हैं कि बहुत कुछ गंवाने के बाद लोगों को एहसास होता है कि अहम क्या था। यानी ये वक्त जब निकल जाता है, जब आपने बचपन में अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया होता और फिर वो बड़े हो जाते हैं, तो फिर आप एक्सपेक्ट करें कि वो आपके दोस्त हों, आपके फरमाबरदार हों, तो ऐसा मुश्किल होता है। तो इस पर भी जरा बात करेंगे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको आप कहते हैं, उसमें अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाते बढ़ाते आप कई इंपॉर्टेंट रिश्तों को, इंपॉर्टेंट लम्हों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। इस पे बात करते हैं, लेकिन एक कॉल पहले ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सरवत जहां बफर जोन कराची से बात कर रही हूँ। मैम जी सरवत, क्या कहेंगी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो ये स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पे बात हो रही है, हम लोग मजहब से दूर हो रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को किसी के पास कोई चीज देखते भी ये सिखाएंगे, बेटा तुमको हिसाब देना है आखिरत में, और इस्लाम की जिंदगी का, हुजूर की जिंदगी का मुताल्ला करें। उस वक्त में कितनी सादा जिंदगी थी, किसी के पास ऐसी चीज है बेटा, तो आप अपने हालात, मतलब घर की तरबियत, माँ बाप की और उस्ताद की, और इस्लामी किताबें पढ़ना, उनको सीरत की बताना बातें, तो फिर जो है क़नाअत और शुक्रगुजारी हो, तो फिर ये चीज नहीं होगी। बच्चों में स्टैंडर्ड लाइफ है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सरवत ये कॉल करने के लिए। इतना मौका देके इसके में जवाब दे दूं मैं। जी प्रोफेसर, पहली चीज तो आज अपने जहनों से निकाल लें कि हम दीन से दूर नहीं हुए। हर घर में कुरान होता है, बेशक हर घर में कोई कुरान पढ़ता है, कोई ना कोई नमाज पढ़ता है, अगर सारे ना पढ़े कोई पढ़ता है, तो हम दीन से दूर नहीं हुए। हमें दीन की समझ नहीं है। देयर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस। कुरान अगर आपके पास है, आप कुरान पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ सवाब के लिए पढ़ते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो कुरान पढ़ने के बाद उसकी तशरीह पे या उसके तर्जुमे पे गौर और फिक्र करते हैं? ये हम नहीं करते। तो हमें करना ही होगा कि हमारे माशरे में अगर बेहतरी लानी है
तो हमें दीन को समझना होगा। और दीन समझने के लिए इंसान के अंदर जो पैराडाइम्स हैं, जो तासुब है, वो सारे निकालने होंगे, तब दीन समझ में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट एंड थैंक यू फॉर रेफरिंग टू दैट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बात करेंगे। यकीनन दीन इसका बड़ा अहम हिस्सा है और अपने वक्त में आपने किन चीजों को तरजीह बनाया, अपनी प्रायोरिटी बनाया है, इस पे भी बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, जिंदगी में बड़ी मायूसियां आती हैं, स्टैंडर्ड्स को किस तरह मेंटेन किया जाए और स्टैंडर्ड्स एग्जैक्टली है क्या। आज हमारी सारी गुफ्तगू में यही बात होती रही कि कंटेम्प्रेरी एजुकेशन, दुनिया का तरीक़ेकार या दीन, ये मुख्तलिफ हमारे यहाँ स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जिससे आप अपने स्टैंडर्ड्स को, अपनी जिंदगी को, अपने वैल्यू सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हम बेख्याल का शिकार हैं जी। एक दूसरे को देखते हैं, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, उसका बच्चा अंग्रेजी बोलता है, उसके घर में पिज्जा बनता है, तो हम उससे इंस्पायर हो जाते हैं और अपनी वैल्यूज को, अपने स्टैंडर्ड्स को कमतर समझने लगते हैं। ये एहसास कमतरी किस तरह खत्म किया जाए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा मलिक राशिद बोल रहा हूँ। क्या जी राशिद साहब, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग टू यू। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी गुफ्तगू हो रही है, मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं एक बात देखता हूँ कि हम जब लोग हम कॉलेज में थे तो उस वक्त नया नया ये एक लफ्ज आया था जनरेशन गैप का। जी। अच्छा, उस वक्त हमें समझ नहीं आती थी, लेकिन अब बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई ये गैप या बढ़ गया है या बहुत ज्यादा बड़ा हाईलाइट हो गया। लेकिन ये था कि उस वक्त हमने ना एक थोड़ा सा ये है कि हमने जमीन पे पांव रखने बंद कर दिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमने मतलब ख्वाहिशें जरूर करें, लेकिन हमने अपने रिलेशंस को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दी कि हमारी असल जिंदगी है। इशफाक साहब के पास बैठा करते थे, कभी हमें टाइम मिलता था तो वो एक बात बड़ी अच्छी करते थे कि देखें, अजीब सी बात है और इंसानी फितरत है कि हम साइंस में तो दूसरे लोगों के तजर्बात से फायदा उठाते हैं, लेकिन आम जिंदगी में हम किसी के तजर्बे से फायदा उठाने की हिम्मत नहीं करते जो उसके साथ बीत गई होती। हम खुद तजर्बा करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, फिर वक्त गुजर चुका होता है। तो सुकून हमारा ये है कि उन्होंने एक बात और भी बड़ी अच्छी की कि आप इंसान का अलमिया क्या है। अलमिया ये है कि आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना। देखिए, जब ग्रेजुअली ख्वाहिशात पूरी होती जाएंगी, इंसान आगे बढ़ता जाएगा। एक बात थी कि हमारे जमाने में ऐसे ये जो बेजा राह रवी आई है, ये बहुत ज्यादा दौलत इस तरह सड़कों पे दंदनाती नहीं फिरती थी। ये थोड़ा ऐसा लगता है राशिद साहब, कहीं ना कहीं वी गॉट द प्लॉट रॉन्ग, एंड बाय दैट आई मीन के हमने अपनी खुशी को पैसे से लिंक कर लिया है। हमें लगता है कि ज्यादा पैसा होगा तो हम ज्यादा खुश हो जाएंगे और वहीं पे हम अपनी खोखलापन, अपनी जिंदगी को बिल्कुल एक तरह से एम्प्टी महसूस करते हैं कि जब हमें पैसा आ भी जाता है तब भी वो खुशी नहीं मिल रही होती। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आयशा, आपसे अगर ये सवाल करूं, उन्होंने कहा दूसरों के तजुर्बे से सीखें, बड़े बुजुर्गों की, दाना लोगों की बातें सुने, लेकिन खुशी हासिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी सिद्रा, ये आपके सारे सवाल इंटरकनेक्टेड हैं। देखिए, दुनिया अज़ल से अब तक जो वैल्यूज है ना वो वही रहेंगी, चाहे गाड़ी कोई भी आ जाए, उम्र इंसान की इंसान भी वही रहेगा। तो हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से पूछा कि क्या दुआ मांगा करूं, बिकॉज उस जमाने में ज़हनी बलूगत इंसान की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी नहीं थी। डॉक्टर साहब ने भी ये बात की, जो अल्लाह ने कहा कि मूसा मुझसे समझ और तकवा मांगो, आस्क मी फॉर कंटेंटमेंट एंड विजडम, जिसको मैंने ये दो नेमतें दी थी, समझ और तकवा। वो खातून जो इन्होंने कॉलर थी आपकी, उन्होंने तकवा की बात की, डॉक्टर साहब ने समझ की बात की, और अल्लाह ने ये कहा अभी नहीं, हजारों साल पहले, और फिर कुरान में भी डॉक्टर साहब मुझसे ज्यादा बेहतर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यही कहा गया कि मुझसे समझ और तकवा मांगो, जिसको मैंने ये दो नेमतें दे दी उस पे अपनी नेमत तमाम कर दी। आपको लगता है कि आयशा, बहुत अच्छी खूबसूरत बात आपने की, इसमें मैं जरा मजीद आपको प्रोब करना चाहूंगी। जब हम समझ और तकवा की बात करते हैं, अपने इर्द गिर्द हमें कई लोग ऐसे लगते हैं जो बज़ाहिर तो वक्त गुजर रहा है, वो बड़े हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने माजी में फंस जाते हैं। कोई माजी की महरूमी है, बचपन में साइकिल नहीं मिली, अब बड़े से बड़ी गाड़ियों का शौक पाला हुआ है। बचपन में जूते अच्छे नहीं थे, अब जवानी में आके पैसे आ गए तो कोई 200 जोड़ी जूते रखे हुए घर के अंदर। ऐसा भी होता है? बिल्कुल ऐसा होता है।
बहुत सारे बीमार लोगों के साथ रोज रहते भी हैं और उनको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं क्वाइटली, एंड दे आर नॉट रेडी इन पाकिस्तान टू गो फॉर एन हिप्नोटिज्म के सेशन में नहीं जाना चाहते, तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो फियर या वो ब्लॉक पर्सनैलिटी में कहाँ पे आ गया, जिसकी वजह से अगर गाड़ी ली है तो उस पर कपड़ा चढ़ाया हुआ है, उसको जैसे उसको सलाम करेंगे इस्तेमाल नहीं करे, या अगर टीवी रखे, आई हैव सीन दोज पीपल कि रखी हुई है बंद, खुद चल के बस में जाएंगे बिकॉज समथिंग हैपेंड इन देयर लाइफ, सम इनसिक्योरिटी विच और या मियाँ है तो उसने गाड़ियां रखी, बीवी है वो टैक्सी में जा रही है, तो दिस इज व्हाट यू आर एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट। हम जब तक वो खुद ना चाहे कोई भी साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने वाले उनकी हेल्प नहीं कर सकते until and unless they open up about it. वेरी राइटली सेड। अच्छा, इस बात को डॉक्टर मोइज आपके पास ले जाना चाहूंगी। कई लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जिनके पास अल्लाह ने उनको नवाज भी दिया, उन्होंने अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर बना लिया, लेकिन जैसे ये कहती हैं परफ्यूम लिया है तो किसी बेहतरीन दिन का इंतजार हो रहा है, अच्छी कटलरी ले ली है तो कोई बड़ा ओकेजन आएगा तो निकालेंगे, अपने आप को जो नेमतें अल्लाह ने आपको दे भी दी हैं उसके भी काबिल ना समझना और उसको भी इस्तेमाल में ना लाना, ये क्या पर्सनालिटी का फिनोमेना है? अल्लाह ने कहा मोमिन के दो हथियार हैं। थोड़ा सा रिलीजियस हो रहे हैं मगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे माशरे की बुराइयों को समझने के लिए दीन का सहारा लेना पड़ता है। मोमिन के दो बड़े हथियार है, एक शुक्र और एक सब्र। सही। अच्छा, आपके पास आपका अलमिया ये है कि जो आपके पास है उसे आप इंजॉय नहीं करते और आप उसको देखते हैं और आपको लगता है उसके पास ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अब होता क्या है सोसाइटी में, आपने एक नई गाड़ी खरीदी और आपने कहा आज ये गाड़ी खरीदी, मेरी नई गाड़ी है, 1 मिनट के बाद वो गाड़ी पुरानी होगी क्योंकि रिलेटिवली किसी और ने खरीद ली 1 मिनट के बाद। तो ये रिलेटिविटी की दुनिया, इसमें ये होगा जरूर। हम खूब से खूब तर तलाश को मना नहीं करते, इंसान को तरक्की करनी चाहिए, बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस, मगर क्या आप अपनी सलाहियत को बेहतर कर रहे हैं या सिर्फ आप दिखावे के लिए अपनी जिंदगी को बेहतर कर रहे हैं ताकि लोग देखें और अप्रिशिएट करें? मैं समझता हूं, मैं एक चीज पे आना चाहता हूं आज इस मौके को फायदा उठा के। हमारा प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ? पाकिस्तान का बेहैसियत एक मुल्क के प्रॉब्लम कहां से? प्रॉब्लम उस वक्त शुरू हुआ जब हमने एक नारे को समझा नहीं। मिसाल के तौर पर एक हमने स्लोगन लिया, एक नारा लगाया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं शायद इसमें पहले ही सिदरा बात कर चुका हूं और तवज्जो चाहता हूं उन तमाम लोगों की जो पाकिस्तान में सूझबूझ रखते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जो होता है वो होता है पाक सरजमीन। अगर आप लुगवत में मायने लें, होना ये चाहिए था पाकिस्तान का मकसद क्या, और दोनों में बड़ा फर्क है। जब मकसद होता है तो मंजिल होती है, जब मंजिल होती है तो आप रास्ते का तयन करते हैं कि मुझे ये करना है, अगले 5 साल की ये पॉलिसी होगी, 10 साल की होगी, ताकि हम उस मंजिल पे पहुंच जाए जहां पे जो मकसद था, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को हासिल किया था, वो मकसद पूरा हो गया। और आपके पास वो पर्पसफुलनेस होनी चाहिए। नहीं है ना, यही तो सबसे बड़ा इशू हुआ। अभी हमने खुद ही वेल डिफाइन करके अपने आप को मिराज पे पहुंचा दिया। हमने कहा कि जी हम अबद से अदल तक रहेंगे और अल्लाह के नाम पे ये सरजमीन बनी है, बेशक बनी है, लेकिन हमारी जिंदगियों का मकसद और हमारा ऑब्जेक्टिव और वो वो जो फाइनल गोल है जिसकी तरफ हमें बढ़ना है वो बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में काफी वसी सब्जेक्ट था, इसमें अभी भी तशनगी काफी लोगों की रह गई होगी, हम इसको दोबारा भी लेके आएंगे। आयशा, आपकी भी आमद का, पार्टिसिपेशन का बहुत शुक्रिया। लेकिन प्लीज स्टैंडर्ड्स को अपने तरीके से डिफाइन करें और हमने 2020 और 21 ने यही सिखाया है, अब जिस दौर में हम रह रहे हैं, कि हमें जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जितना हम अपने कम ईगो के सर्कल में फंसेंगे, द मोर सक्सेसफुल वी विल बी। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।